24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 320 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में जो है वो वक्फे से मूसलाधार बारिश हो सकती है। जब लोग स्ट्रैंडेड हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इशू बनता है और जाहिर बात है तकलीफ भी होती है। आप सामने वाले की बात बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है और हराना चाहिए जिस फॉर्म में। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 63 हो गई। मुल्तान अगले 48 घंटों तक हाई रिस्क पर। पंजाब के 4300 से ज्यादा देहातों समेत 26 अजला शदीद मुतासिर। दरिया सतलुज और चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। जिला बहावलनगर में दरिया सतलुज का रैला 145 देहात डूबो गया। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर मलिया मेट कर दिए। फसलें ज़ेर-ए-आब, लोगों को मुश्किलात का सामना। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के साथ बारिशों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। फैसलाबाद में 320 मिलीमीटर बारिश, वासा की तारीख का रिकॉर्ड टूट गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, झंग समेत कई शहरों में कई घंटों तक जारी रहने वाली बारिश से बाजार, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। कराची, हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। आज मजीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। बरसात का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतह वफ्द की मुलाकात। FWO और USSM के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स के फरोग के लिए तारीखी मुआहदे हुए। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमाकारी होगी। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। वफ्द ने वज़ीर आज़म को सोने, तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी। एक ट्रॉफी, 8 दावेदार, किसका चलेगा वार? एशिया कप का मेला सजने को है तैयार। आज कप्तानों की मीडिया कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट सुबह 11:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें अबू धाबी स्टेडियम पर मुकाबले होंगी। बोल न्यूज पर एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन आज रात 11:03 पर। और पाकिस्तानी खातून का बड़ा एजाज, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट में पहली उर्दू और पंजाबी जबान में जोशीला खिताब। भाग गया ऐवान तालियों से गूंज उठा। बाफखर पाकिस्तानी बस्मा आसिफ आज होंगी दुनिया बोल है में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर अगले वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। तो फैसल, कराची समेत सिंध भर में ही हम देख रहे हैं कई शहरों में बारिश हो रही है। कल भी बारिश रही, आज सुबह से फिर कराची में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये बारिश अब कल तक रहनी है। एंड विद दैट शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जो हमारा हमेशा से दुख है। हमेशा से दुख है। इट्स नॉट ओनली इन कराची, ना सिर्फ कराची नहीं, पंजाब के भी कई शहरों में सुबह का आगाज बारिश से तो हुआ है। कल की बात करें तो फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 320 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने वासा फैसलाबाद की तारीख के तमाम साबका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। और अगर सैलाब की तबाहकारियों की बात कर लें तो भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ा है। एंड विद दैट बड़े रेले का खदशा अब जाहिर किया जा रहा है। दरियाई सतलुज या फिर चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब बरकरार है, जबकि जिला बहावलनगर में दरियाई सतलुज का रेला 145 दहात अपने साथ ले गया है। बस्ती अल्लाह बख्श की हिफाजती बंद को भी तोड़ा गया है। फिर उधर लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर मलिया मेट कर दिए हैं। फसलें ज़ेर-ए-आब आई हुई हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एंड अदरवाइज मेलसी की भी अगर बात करें, वहाँ भी हिफाजती बंद तोड़ा है, जिससे बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आई हैं, उनका राबता भी मुनक़ता हो गया है। लेकिन सादिया, पता है बात क्या है? हम हमेशा ये बात करते हैं और कहते हैं कि क्यों हैं हम रेजिलिएंट, लेकिन क्या करें, अब आफात हैं तो रेजिलिएंट होना पड़ता है। हम वो कौम है जो बुरी से बुरी सूरत हाल में भी अपनों का साथ नहीं छोड़ते हैं, और कौम की ऐसी ही एक हमारी फ़र्द है हदीका कियानी, वो इस वक्त सबके लिए मिसाल बनी हुई है। बिल्कुल, हदीका ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस शेयर की हैं और सैलाब ज़दगान की वो मदद करी है। उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है।
वहाँ के जो मुतासिरा लोग हैं उनकी दाद रसी भी की है और उनसे पूछा भी है कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सम फुटेजेस दैट वी आर रनिंग अराउंड, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं, जहाँ पर उन लोगों की मदद के लिए। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम हदीका कियानी हमेशा ही जब भी कभी कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है वो कोशिश करती हैं, एंड आई हैव सीन हर वर्किंग एज अ फ्रंट लाइनर फॉर पीपल। हदीका के पीछे जो उनका बेटा खड़ा है, वी ऑल नो द स्टोरी, हमें वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अ हम्बल हार्ट, व्हाट अ हम्बल हार्ट। तो हदीका ने तमाम तर पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो अपने लोगों की मदद करें जिससे जितना हो सके, जिसकी जितनी इस्तात हो। अगर कोई पैसे से कर सकता है वो पैसे से करे, कोई गुड्स से, फूड आइटम से कर सकता है करे। अपने दिल में ही सिर्फ ये बात रख लेना कि खुदा हमारे इन हालात पे रहम करे, उनके लिए दुआ ही करने, तो ये बड़ी बात है। और कभी फैसल हमारी सर्विसेज इनफ होती है, हमारे पास देने को पैसा या खाना नहीं होता, बट आप वो चीज़ें लोगों तक कम्यूट कर सकते हैं, वो भी आपकी खिदमत होती है। हाउएवर यू कैन हेल्प पीपल। एब्सोल्युटली। तो चलें, अब इस पे तो हम बात करते ही रहेंगे। इन इलाकों में जो इस वक्त अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, उनमें से एक है गुजरात। हमारे नुमाइंदे नवाजिश अली हमारे साथ मौजूद है। नवाजिश, 7 दिन गुजर गए हैं, पानी नहीं उतर सका है, क्या सिचुएशन है, जरा आप बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, आज अर्बन फ्लडिंग का जो गुजरात में 7वां रोज है और अभी भी जो है हल्की हल्की बारिश जो है वो जारी है। इस वक्त मैं शाह सैन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तजारती मराकज़ के साथ साथ रहायशी आबादी भी जो है इस पानी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। पानी जो है वो 6-6 फुट तक घरों में और तजारती मराकज़ में पहुँच चुका था। बेसमेंट में जो पानी गया है उससे लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। जनाब, हमारे अभी ये 7वां दिन है, अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पीछे हमारी रिहायशें हैं, पानी घरों के अंदर। हम खुद अपनी मदद के साथ बच्चों के लिए खाना, बस इधर से चीज़ें लेकर जा रहे हैं। घरों के अंदर फर्नीचर, इलेक्ट्रिक चीज़ें सारी ख़राब हो गई हैं, बिजली का निज़ाम तरम हो गया। ये दुकानें हैं, पहले कुछ कारोबार नहीं था, आज 7वां दिन हो गया, बिल्कुल कारोबार बंद हुए हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल किया जाए। ये दूसरे शहरों से जो टीमें आई हैं, इन्होंने आके इधर ये पानी वाली मोटरें लगाई हैं, मगर अभी तक ये हमारा शाह फैन मल्ला, ये फरीद चौक, डक्की, ये कालूपुरा में अभी तक पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये मोटरों का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत को जल्दी से जल्दी ये हमारा मसले को हल किया जाए और हमारी इनसे अपील है कि हमारे मसले को हल करें। शुक्रिया जी। जैसा कि शहरी बता रहे थे कि अभी तक हुकूमती या दिल्ली इंतजामिया की तरफ से मदद को नहीं पहुंच सका और इनका ये कहना था कि अगर डेफिनेटली लोगों की मुश्किलात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उधर बहावलपुर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ भी पानी जमा हुआ है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मसला हो रहा है। चौधरी मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे मौजूद है। चौधरी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा, यहाँ का राबता भी जो है वो कट कर रह गया है, क्या सिचुएशन नज़र आती है? जी बिल्कुल, बस्ती सईदाबाद को जो है वो सैलाबी पानी ने घेर लिया है। घर जो हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ पर कितने घर हैं, मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और जानते हैं। जी बताइएगा, कौन सा इलाका है और कितने घर जो हैं वो सैलाबी पानी के नज़र हुए? ये मौजा बाकरपुर बस्ती सईदाबाद है। इसमें तकरीबन कोई 100-150 घर जो है ना पानी की ज़द में आया हुआ है और तकरीबन 500-700 घर आ गए हैं, वो भी पानी की ज़द में आ गए हैं। जामू वाला खूह हो गया, मलक हनीफ चन्नड़ का डेरा, बूले वाली झोंक, ये इधर इस साइड पे मलक मुश्ताक चन्नड़ वगैरह, वो भी बहुत बड़ी बस्ती है। तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या सरगर्मियाँ की जा रही हैं? ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इधर सिर्फ पटवारी साहब, डीसी साहब ने भी चक्कर लगाया था, उसके बाद पटवारी साहब वगैरह आए हैं, उन्होंने अभी तक कोई इधर रिलीफ नहीं दिया। नाम वगैरह लिख गया, ना कोई खाना वगैरह दे रहे हैं। रेस्क्यू वाले हैं इधर मौजूद जो इस वक्त जो है ना वो हमारी मदद कर रहे हैं, आवाम को जो है ना निकाल रहे हैं बाहर। बाकी इधर अभी तक कोई नहीं है। पटवारी साहब नाम वगैरह लिस्ट लिख के ले गए हैं,
कोई खाना वगैरह कोई जो है ना इधर तक नहीं। जी बिल्कुल, लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपना साजो सामान लेकर शहरी इलाकों की तरफ जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं, जहाँ पर सैलाबी पानी से उन्हें ख़तरा ना हो। नकल मकानी की जा रही है, रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शहर का इलाका है ये। और एम्प्रेस ब्रिज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एम्प्रेस ब्रिज पे जो ख़तरनाक हद तक जो है वो सैलाबी पानी में इजाफा हो चुका है। 13 फीट से जो है वो पानी बुलंद हो चुका है। ठीक है, बावलपुर से आप अपडेट कर रहे थे मुर्तज़ा, और अब यानी कि हमें सबको पता है कि ये पानी नीचे की तरफ यानी सिंध की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे नज़ाकत शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब ठट्ठा सादिया वो रेंज है कि जहाँ पे लोग पानी को वेलकम करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर वहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है? ठट्ठा सजावल के मकाम पर 2,31,763 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। देहातों की सूरत हाल क्या है आसपास के? नज़ाकत ज़रा आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में ठट्टा और सजावल के मकाम पर जो दरियाए सिंध के पानी की सतह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस वक्त दरियाए सिंध में जो सैलाबी रेला ठट्टा और सजावल के मकाम से खान पुल से गुजर रहा है, जिसके बायस जो दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाँव रमजान मल्ला में। यहाँ पर जो सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिसके बायस यहाँ के मकीन सख्त परेशान है। मेरे साथ एक मकीन मौजूद है, इनसे पूछते जी बताए। जी, हम बहुत परेशान हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। हम 5 मददगार बंदे से बैठे हैं। हुकूमत की तरफ से हमसे कुछ भी हमको नहीं मिला है। घर में पानी आ गया है। पानी अब तुम देख रहे हो, यही पानी है और कुछ यही पानी है जो हमको। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके बाद से इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करके ये महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। नज़ाकत शाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। उधर गुड्डू बैराज के मकाम पर भी सैलाबी पानी की सतह बुलंद होती जा रही है, और इसी दौरान जैसे हम अब बात कर रहे हैं घोटकी के कच्चे के इलाके सबसे ज़्यादा, जिसके लिए पहले से ये प्रेडिक्शन थी मुतासर होंगी, लेकिन पक्के के इलाकों को महफूज बनाने वाला जो लूप है अब वो बंद झाड़ियों से ढका हुआ है। अब देखना यह है कि ये किस तरह से क्लियर किया जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी इसकी क्या है। ये बरकत बलोच हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे वो हमें बताएंगे। बरकत बलोच, बताइएगा किस तरह से इस लूप जो बंद है इसको कैसे खोला जा सकता है, क्या प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें दरियाए सिंध पर जो बचाव बंद हैं उनकी मजबूती के हवाले से तो पत्थरों की पिचिंग की जाती है, और ख़ास तौर पर जो बचाव बंद होता है इसमें दरख्तों को दिया जाता है, झाड़ियों को काट दिया जाता है, इसलिए कि यहाँ पर चूहे वगैरह जो सुराख करते हैं यहाँ से पानी निकलता है, जो कि किसी भी वक्त ये खदशा ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर शगाफ पड़ सकता है। और इसलिए हम वक्त जो टीमें हैं महकमा इनहार की वो मुतहरिक रहती हैं और कोशिश करती रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अमल ख़ास तौर पर इनहार के महकमे में उनको पढ़ाया भी जाता है कि ये जो यहाँ पर चूहे वगैरह ऐसे जानदार जो कि यहाँ से सुराख करते हैं जिससे शगाफ पड़ने का खदशा होता है, उनको पुर कर दिया जाता है। और आप ये देख शगाफ यहाँ पर पड़ रहा होता है। बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नज़ाकत शाह, आगे चलकर इस हवाले से प्रोग्राम में आपसे जानते रहेंगे। बरकत बलोच हमारे साथ मौजूद थे। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कल से हम सुन रहे हैं बारिशों की खबरें आ रही हैं अंजुम साहब, एंड वी आर एक्चुअली वरिड। कराची में बारिशें चाहिए भी हैं, बट ओवर जो सिंध में सूरत हाल बन रही है वो हमें कुछ अलार्म कर रही है। आप मुझे बताएं कि शुड वी बी वरिंग अबाउट सिंध या सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी? जी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया। देखें जी, जो सिस्टम है जो कल तक डीप डिप्रेशन था, थोड़ा सा वीक होकर डिप्रेशन हो गया है, और इसका सेंटर जो है वो 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैदराबाद है। तो इसके तहत हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और ये सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता साउथ की तरफ आ रहा है, और कराची में भी आज जो है वो मजीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, यानी कि कराची में अभी जो आज सुबह जो हल्की फुल्की हुई है, अलॉन्ग द डे मजीद बारिश भी हो सकती है। अंजुम साहब, इज इट द लास्ट स्पेल ऑफ मॉनसून या फिर ये ख़त्म होगा, इसके बाद भी कोई और रहता है? होपफुली कि इट इज द लास्ट फॉर सिंध। थैंकफुली। अच्छा, अब इस वक्त कराची में जो हम पहले कह रहे थे कि मूसलाधार होगी और झक्कड़ होगा और तूफानी बारिश होगी, आर वी एक्सपेक्टिंग दैट इन कराची? जी देखें, बिल्कुल, जब तक ये सिस्टम हमारे विसिनिटी में है तो वी कांट रूल आउट हैवी रेनफॉल।
और बिल्कुल आज का दिन और रात गए तक इस बात के इम्कानात हैं, अभी भी स्टिल हैं कि कराची में जो है वो वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हो सकती है। ओके, पंजाब की सर क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि सिंध में तो बताया जा रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं और कुछ तरह, लेकिन पंजाब में जो होना था वो तो हो गया है। पानी में अभी भी गुजरात भी डूबा हुआ है, दीगर शहर भी डूबे हुए हैं। क्या मजीद वहाँ बारिशों की तवक्को है? फिल वक्त जी पॉज है पंजाब में बारिशों का, ताहम अपर इलाकों में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो 14 तारीख से इंटर होगा, जिससे एक मरतबा फिर मुल्क के बलाई हिस्सों में जो है वो अच्छी बारिश के इम्कानात हों। ओके, अंजुम साहब, हो सकता है ये मैं आपसे बहुत पहले पूछ रहा हूँ सवाल, बट एक चीज़ जहन में आई और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। हमने देखा कि इस साल स्प्रिंग्स नहीं आए और हमने देखा कि मॉनसून जब पैटर्न जो था वो भी बहुत एक्सटेंडेड था। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार स्नोफॉल को लेके? ज़्यादा होने जा रही है, कम होने जा रही है? देखें, ये कहना अभी बहुत कबल वक्त है कि स्नोफॉल का क्या रहेगा। फिल वक्त तो जो मॉडल्स हैं ये अभी जैसे ही मानसून खत्म होगा तो ये रीसेट होंगे फॉर एट द ऑटम, देन फिर उसके बाद हम विंटर्स को देख सकेंगे। ताहम अगर लानीना बरकरार रहता है तो फिर जो है वो हमारा जो विंटर रेनफॉल होता है इंक्लूडिंग स्नो वो सप्रेस होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजब नज़ीर साहब फॉर योर टाइम। सो प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रेन्स अपर एरियाज में। जब वो बात करते हैं अपर एरियाज में तो ऑब्वियसली होंगी, बट ये एक चीज़ है कि हो सकता है कि ये आखिरी हो झटका सिंध में। तैयारियां इस वक्त सिचुएशन क्या है, तैयारियां कैसी हैं, कैंप्स कहाँ कहाँ सेटअप हैं? और क्योंकि सिंध ने देख लिया है कि पंजाब में कैसी तबाहकारी हुई है, तो सिंध कितना प्रिपेयर्ड है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैता, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुमैता, सबसे पहले तो क्या ख़बरें हैं आप लोगों तक कि बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन आने वाली है या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम रेला कम है? अभी तक सिंध में कहाँ कहाँ पानी आया है, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए। थैंक यू वेरी मच फैसल एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिशें आपको पता है एक्सपेक्टेड हैं 15 सितंबर तक ये मानसून का स्पेल होता है, तो उसकी प्रिपरेशंस जो हैं वेल एडवांस में की गई थी। कराची की भी बारिश हो या पूरे दिन में जो अभी है लेकिन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक मानसून का स्पेल है और एक जो है वो जो फ्लडिंग का वो चल रहा है हमारा पूरे सिंध में, जो पंजाब से भी आ रहा है और फिर पीछे इंडिया से, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं। हमने एक रेन एंड फ्लड सेल भी बनाया हुआ है जो 24 आवर्स जो है काम कर रहा है। उसमें एक्सपर्ट्स हैं, उसमें PDMA है, उसमें दूसरे इदारे हैं, इरिगेशन है, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं। वो टाइमली जो है सारी जो है अपडेट्स ले रहे होते हैं अक्रॉस सिंध। मैं कल पहली बार जो है रेन और फ्लड गई थी, मेरी तबीयत की वजह से नहीं जा सकी थी, लेकिन जिस तरह की प्रिपरेशंस कल देख कर आए तो बहुत ही सुकून से मैं कह सकती हूँ और कंफर्टेबली कह सकती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। खुदा ना खास्ता कोई फ्लडिंग या कोई ऐसी चीज़ होती है बारिश से तो हम ऑलरेडी उसको टैकल कर रहे हैं, वो शहरों में हो या वो हमारे दूसरे एरियाज में हो। तो KMC का इस दफा जो है वो सैलाब उस तरह से नहीं हिट कर रहा है सिंध को। आई होप सो, वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि हमें 2022 में जो हमने तबाही देखी थी वैसा कुछ ना हो। मगर देखें जी, इवैक्यूएशंस और वो इंडिजिनस लोग होते हैं उनको भी खुद पता भी होता है। हमने जो है समिता, क्या रेजिस्टेंस है लोगों में? बिकॉज़ आई हैव हर्ड, देखिए कहीं भी इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग सादिया, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। कोई भी अपना घर छोड़ते हुए अपनी वो छोड़ते हुए बहुत मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन अगेन सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई भी जान का नुकसान हो या माल का नुकसान हो। कुछ लोगों ने जहाँ घर ऊपर बने में वो भी वॉच कर रहे होते हैं, इन लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि फ्लडिंग का और ये सारी चीज़ों का। बट नेवरदलेस गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। हमारे पास पूरा वो सैटेलाइट के थ्रू हम मॉनिटर भी कर रहे हैं सारी चीज़ें, और ये सारे वो रिलीफ कैंप्स बना दिए गए हैं, सारी चीज़ों को वो कर दिया। बल्कि 3 जो है वेयर हाउसेज भी बना दिए गए हैं, जैसे एक कराची के माड़ी में है, एक हैदराबाद के पास है, एक सखर के पास है। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट विमेन अगर हैं, क्या नंबर्स हैं? देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन हो,
या इन ऐसी हालात में जो है और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करने पड़ता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है अपने जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको राउंड द क्लॉक वो कर रहे हैं, हम भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेन एंड फ्लड सेल जो 24 आवर्स काम कर रहा है। कितने जो दवाइयाँ थी, एक्स्ट्रा दवाइयाँ पहुँचाई गई, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ वेयर हाउसिंग की गई है इस बार, ताकि किसी भी जगह पे जो सेंटर पॉइंट से जो जगह पे हमें सामान पहुँचाना है, वो वैक्सीनेशन हो, वो दवाइयाँ हो, या वो कोई भी खाने पीने की चीज़ें हों, वो टेंट्स हों, वो सारी चीज़ें हों, वो हम उनको टाइमली पहुंचा सकें। इसलिए हमने अपना जो एक वेयर हाउसिंग किया है वो सक्खर में किया है, ताकि वो उसके एडजेसेंट जो इलाके हैं और सारे वो हैं वो कर सके। फिर एक हैदराबाद में किया है ताकि वो यहाँ से अपनी सारी चीज़ें कुछ एरियाज कवर सकें, और एक हमने कराची में करा है। कराची में भी आप देख रहे हैं बारिशें हो रही हैं, और आज और कल जो है वो एक्सपेक्टेड है। I was about to ask Sumita if you allow me. I was about to tell you क्योंकि मुझे पता है कराची के बारे में वो जरूर होता है। कल मेयर साहब ने भी बताया कि सिटी वार्डन्स को भी डिप्यूट कर दिया गया है मेजर आर्टरीज में, ताकि वो जब ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती। लेकिन सबसे पहली बात, और फैसल हमेशा मेरी बात पे जो है और उसको जो है एक सोशल मैसेज कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि प्लीज आपको हमने ऑलरेडी अवेयर किया है कि 9th और 10th को जो है वो हैवी रेनफॉल है, और फिर जब लोग स्ट्रैंडेड हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इशू बनता है, और जाहिर बात है तकलीफ भी होती है। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो, तो प्लीज अवॉइड करें आज और कल जो है वो घरों से बाहर निकलना। मैं आर्ग्यू करने के उसमें नहीं कह रहा, बट जैसे हम अज़राए मजाक या फिर असलियत भी यही है कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है ना। तो वो लोग जो डेली वेजेस वाले हैं बेचारे, या जिन्हें हॉस्पिटल जाना है अपने वालिदैन को लेके, देखिए हॉस्पिटल जाना तो आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स अ नेसेसिटी। मगर इस वक्त अभी जो हमारे लेबर है, जो हमारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, वो अभी काम हो भी नहीं सकेगा। बारिश हो रही है, कोई लेबर का काम नहीं हो सकेगा। तो आज का दिन और कल का दिन तक हम अवॉइड कर सकते हैं। Why doesn't the Sindh government gives a holiday for the whole of the people of Sindh instead? आप जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको कैसे समझाते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को छुट्टी दें? अभी सीएम साहब ने जब आम तातील का मतलब है कंप्लीट शटडाउन ऑफ द एरिया, राइट, कंप्लीट शटडाउन इन वो, उस पर भी लोग निकल आते हैं। मतलब मैंने पहली बार सीएम साहब को उस नाराजगी वाले उसमें देखा था कि ये इतनी सारी गाड़ियां रोड पे हैं कैसे, जब आम तातील का ऐलान किया हुआ है। हमें थोड़ा सा भी आज खुद भी हमें जो है इस बात को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी वैसे ये वक्त है नहीं सुमिता कि हम इसको ऐसे करें, बट एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। पिछली बार जो कराची में आइडेंटिफाई हुए थे 4 से 5 स्पॉट्स, शराय फैसल उनमें था और बाकी एरियाज़ उनमें थे जहाँ पे पानी खड़ा हो गया था। मैं कल सुन रहा था मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा है कि मुख्तलिफ जो अंडर पासेस हैं वहाँ पे मशीनरी भी लगाई गई है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर इसके हवाले से बताएं, वट आर द हॉटस्पॉट्स इन कराची, वहाँ पे क्या कुछ हुआ है? कि देखिए इस बार जो है रोड क्लियरेंस एंड पॉसिबल जो डाइवर्जन हैं वो भी FM 88.6 या आप कॉल कर सकते हैं 1915। आप प्लीज़ ये नंबर ज़रूर फ्लैश कीजिएगा फॉर गाइडेंस, कि जहाँ पे हमने डाइवर्जन्स क्रिएट की हैं कि कहीं ऐसा कोई बड़ी मेजर आर्टरी है जिसको डी वाटरिंग करने में अगर टाइम लगेगा तो लोग कौन कौन से राउट्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको रिलीफ कैंप्स का भी बताना चाह रही थी कि कराची में एक तो सिटी वार्डन्स आर इन प्लेस, रेस्क्यू 1112 को जो है वो कर दिया, जिस तरह आपने बताया अंडर पासेस पे भी मशीनरी डिप्लॉय हो गई है, लेकिन रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। कयूमाबाद में किया है, राशन मनास पे किया है, नर्सरी पे किया है, लाइट हाउस पे किया है, शाइन कॉम्प्लेक्स पे किया है, 3 तलवार पे किया है, पावर हाउस पे किया है, नागन चौरंगी पे किया है। तो इस बार रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं ताकि अगर लोग स्ट्रैंड हो जाएं तो उनकी हेल्प भी कर सकें, खाने पीने की अशिया भी उनको प्रोवाइड कर सकें, सारी चीज़ें। लेकिन अगेन कि जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त डी वाटरिंग नहीं हो पाती, और डी वाटरिंग का काम जो है वो उसके बाद ही शुरू होता है, जब बारिश रुक जाती है, थम जाती है, या थोड़ी देर के लिए आपको उस पीरियड के लिए गैप मिलता है। तो अगेन अमला तैयार है। दूसरी एक बात यह है कि कल मैंने भी देखा मुर्तज़ा वहाब जो है वो विजिट भी कर रहे थे हर जगह का, और सारी चीज़ें अंडर पासेस के लिए उन्होंने जो भी मशीनरी तैनात की है, सारी चीज़ें, ताकि अंडर पासेस के अंदर जो फ्लडिंग होती है वो ना हो। मगर अभी ये फुल मून डेज भी हैं, आपको पता होगा, और सी उस तरह से पानी नहीं लेता है,
तो आपने कल नहर ख़याम पे देखा होगा कि पानी जो है उसको सील टेक नहीं कर रहा था, तो वो एक ओवर बैक जो करता है पानी वो भी हो रहा है। तो चैलेंजेस जरूर आएंगे। चैलेंजेस तो है ना, इसमें जी। चांद को छोड़े ना, हमने जो क्रीक्स बंद की हुई हैं उसका फिर कभी जिक्र करेंगे। सुमेता, एक चीज़ मैं आखिरी आपसे विद योर परमिशन सादिया, बारिशें सर अभी ख़त्म हो जाएंगी, पानी उतर जाएगा, सब हो जाएगा, बहुत नुकसान हो, वैसे भी सड़कें नहीं हैं हमारे यहाँ और सड़कों का जो है वो बहुत नुकसान हो चुका है। सुमेता, कराची वालों को थोड़ा आसरा देती जाइए। पॉटहोल्स बन जाते हैं और वो ट्रैफिक का और वो एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा रीजन और कॉज बनते हैं। इस पे जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रोड रिपेयर्स के लिए जो है जो केएमसी की 106 रोड्स हैं उसके ऊपर जो है मेयर साहब ने 60 डेज का टाइम दिया है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 60 डेज का, और उसकी एंड डेट जो है 31 अक्टूबर होगी। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि जिस तरह, और इसका पैसा और बजट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमारे पास ये वो नहीं होगा कि जी बजट की वजह से रोड नहीं बन सकी। इंशाल्लाह आपको 106 केएमसी की रोड जो केएमसी के अंदर आती हैं वो तो फौरी तौर पे 30 या 31 जो भी महीना होता है अक्टूबर का, लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर, वो बना दिया जाएगा। इसी तरह से हम होपफुल हैं कि जो टाउन्स हैं, जो रोड टाउन्स के अंदर आती हैं, उनको भी टाउन्स जो हैं वो रिहैबिलिटेट करेंगे अपनी ओजीटी के जरिए, या जो भी रोड कटिंग, जो सुई गैस के जो पैसे ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं रोड्स के, वो भी जल्द अज जल्द टाउन को करेंगे। 10 seconds if you could respond to this. How much of our since delta will be fed with these floods? Will it? See, I'm not the expert. I don't know. But what I know is that the rain and flood cell is doing its job. We are, मतलब हमें 3-3 घंटे के बाद जो है कौन से बराज में कितना पानी आ रहा है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जियो टैगिंग और जियो मैपिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें, और इट्स अ वेरी एडवांस्ड सेल एंड एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। वी आर डूइंग ऑल दैट इज, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुमेता, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये एक इस तमाम तर गुफ्तगू में सबसे हौसला अफजा बात ये कि केएमसी के अंदर जितनी सड़कें हैं, जब ये बारिश का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो डेट दिए 31 अक्टूबर तक ये सड़कें सीधी। लुकिंग फॉरवर्ड टू 31 अक्टूबर। ऑल द कराची वालास, प्लीज़ आप भी इस 31 अक्टूबर को याद रखें एंड वी होप कि उतनी देर में बारिशें कराची में 106 सड़कें ना हो, ताकि लोगों का हेल्थ हैजर्ड कम ही रहे। वेल, विद दैट हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलेंगे आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम सैलाब की बात को अगर मज़ीद कंटिन्यू करें तो एक वजह मानसून, एक वजह ग्लॉफ, एक वजह दरियाओं में पानी, लेकिन एक वजह है और इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और ये वजह ऐसी नहीं है कि अचानक से हुई है, ये अज़ाइम बहुत पहले से बिल्कुल साफ़ थे, खुले थे, मुसलसल आबी जारियत, आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भारत ने एक बार फिर पानी छोड़ा है और सूरत हाल ये है कि दरिया सतलुज में मज़ीद पानी आने के बाद सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही है। वैसे भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट भी जारी किया है और सतलुज में हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा भी बताया जा रहा है। एज वेल दरियाए चनाब की अगर बात करें तो वहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फिर ज़िला बहावल नगर है, दरियाए सतलुज का रेला 145 देहात डबो गया है। सैलाबी रेले के 22 फसलें इस ज़ेरे आब आ गई हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे बात करते हैं, वकार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं आबी अमूर के। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। वकार साहब, द थिंग इज़ कि हमें ये पता है कि ये एक फिनोमिनान है जिससे पाकिस्तान को जूझना पड़ता है जब भी हैवी रेन्स होती हैं, बल्कि अब तो ये ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से एक नॉर्म बनता चला जा रहा है। माई क्वेश्चन इज़, व्हेन आर वी गोइंग टू रियली प्लान कि जी ये होता है फिनोमिनन, इसका हमने हल क्या निकालना है, अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को कैसे बचाना है? सब बखैर जी। और क्योंकि मॉर्निंग शो है तो मैं कतरे रिलैक्स गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। श्योर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में हमने देखा कि 2010 में एक सैलाब आया और उसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब हमने 2022 में देखा। तो 2010 और 2022 के दो बड़े इवेंट्स के दरमियान हमने देखा कि तकरीबन 12 साल का वक्फा था। मगर 2022 के बाद से अब तक मुसलसल हम देखते हैं कि कभी
रोदकोही सैलाब यानी डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, और ये जो कोहे सलमान की पूरी रेंज है वहाँ पर रोदकोही सैलाब आता है। कभी हम देखते हैं कि हमारे मशरकी दरियाओं में तुग़यानी आती है, और कभी हमें ये देखने को मिलता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। और उसके अलावा हमने दरियाए सवात में फिर शदीद तुग़यानी देखी, चारसदा में हमने तुग़यानी देखी। इससे ऊपर आप चले जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान तक हमें मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि ये इवेंट्स जो पहले बहुत बाद में हुआ करते थे अब बार बार होने लगे हैं और बहुत कम वक्फे के साथ हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो पहले नहीं था और अब हो रहा है। हम शायद उसको मानने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं, मगर क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया में एक हकीकत के तौर पर अब सामने आ चुका है, और अब कोई दो राय नहीं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब कोई एक अफसानवी बात है या रियलिटी नहीं है। बट वकार साहब, द क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड कि ठीक है, जो हमारे ट्रीज के साथ हो रहा है, जो हम लैंड के साथ कर रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। बट हर दफ़ा सैलाब के बाद एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, डैम बनाने हैं, फिर वो डैम नहीं बनते, फिर भी कम बैक के डैम क्यों नहीं बनाने, उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, वो सही जगह नहीं है, व्हाटसोएवर। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट डैम्स? अच्छा, इस पर ओपिनियन देते हुए भी डर लगता है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों से मैं बहुत गुफ्तगू कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल से, और एक बैनुल-अक़वामी इदारे से जब बात करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने नीचे कमेंट्स देखे लोगों के, तो बहुत हैरत हुई कि हमारी जो अवाम है वो ज़ाहिर है वो अब इतनी चीज़ों का निशाना बन चुकी है, इतना अदम एतमाद है कि वो हर बात को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं। वो समझते हैं कि डैम्स के बारे में कदरे कमज़ोर राय रखने वाले जो हैं वो मुल्क के मुखालिफ हैं। अच्छा, अब हमें ये समझना होगा कि ये एक सादा फिनोमेना नहीं है। ये फिनोमेना डैम्स के ज़रिए किसी हद तक काबू में लाया जा सकता है, मगर इसका मुकम्मल इलाज जो है वो डैम्स नहीं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को मिलाकर हम इस सूरत हाल पर न सिर्फ काबू पा सकते हैं, बल्कि इस मसले से हम फ़ायदा उठा सकते हैं उल्टा, यानी ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा और हम इस पानी से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब मैं आपको कुछ मिसालों से वाज़ेह करूँगा। जब मशरकी 3 दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, तो डैम्स के देखें 3-4 बड़े अहम मकासद होते हैं। मसलन डैम से आप जो है रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पैदा करते हैं जी। डैम्स जो है उससे आप पानी के रिजर्वायर्स बनाते हैं, डैम से नहरें निकाली जाती हैं, आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। और इस सब के अलावा डैम का मकसद जो है वो फ्लड कंट्रोल भी होता है, यानी सैलाब की इंटेंसिटी को किसी हद तक कम करना भी डैम्स का मकसद होता है। सादा सी बात है, आपके रिजर्वायर्स खाली होते हैं, जब अचानक पानी आता है तो आप मौसमियाती पेशनगोई के साथ मिला के उसको देखते हैं कि पीछे कैचमेंट एरिया में कितनी बारिश होनी है, कितना पानी मुतवक्के है, और ये सब कुछ साइंस की वजह से आजकल बहुत आम है और बहुत पॉसिबल है। और आपके कैचमेंट एरिया से कितना पानी डैम्स में एक खास डैम में आना मुतवक्के है, कितना आप डिस्चार्ज करेंगे, कंट्रोल डिस्चार्ज, यानी कितना पानी आप छोड़ेंगे, तो डाउन स्ट्रीम सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अब इसमें अगर आप ये देखिए कि हमें ये देखने में आया कि जब मशरकी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल थी, तो हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन का ये हाल था। ये अगरचे कंफर्म इतला नहीं है, कंफर्म्ड नहीं है, मगर ये कहा जा रहा है कि दरिया सिंध पर जो बैराज और जो डैम्स हैं उनसे अखराज बदस्तूर जारी रखा गया। अच्छा, डैम्स का तरीक़ाकार ये होता है कि ये जो रिवर इंडस है ये एक पूरा दरियाओं का सिस्टम है। पाकिस्तान का मरकजी और बुनियादी दरिया सिंध है। ये तमाम दरिया जो अभी जिनमें सैलाबी सूरत हाल है ये भी, और मगरब की जानिब से आने वाले दरिया, दरियाए काबुल, दरियाए गुमल, दरियाए टोची, दरियाए कुरम, और मशरकी दरिया यानी सतलज और रावी और ब्यास और चनाब, चेहलम, ये सब मुआवन दरिया हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज हैं दरिया सिंध की। अब किया ये जाता है कि अगर तमाम ट्रिब्यूटरीज पर आपके एक डैम हो, तो एक तरफ सैलाबी सूरत हाल हो तो आप दूसरी तरफ के पानी को कंट्रोल करते हैं ताकि डाउन द स्ट्रीम पानी पहुंचता भी रहे
और सैलाबी सूरत हाल भी पैदा ना हो। मगर हमारी सूरत में ये हुआ कि कोइंसिडेंटली हमारे पड़ोसी को बहुत ज़्यादा हिर्स थी पानी जमा करने की, और उस हिर्स के साथ हमें भी वो प्यासा मारना चाहते थे। तो चनाब के ऊपर जो 5 ऑपरेशनल डैम्स हैं उनके पास, इसी तरह झेलम भी वहीं से आता है, और फिर हिमाचल प्रदेश से रावी भी आता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने डैम्स को भरना शुरू कर दिया, जबकि ये पेशन गोई मौजूद थी कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के इलाकों में शदीद बारिशें होंगी और तुगयानी की सूरत हाल पैदा होगी। तो अगर इस इत्तला के मिलते ही कंट्रोल डिस्चार्ज शुरू कर दिया जाता और बाद के आने वाले पानी से डैम भरे जाते, तो ये सैलाबी सूरत हाल खासी हद तक कंट्रोल हो सकती थी। मगर बदकिस्मती से दोनों मुल्कों के दरमियान जो सूरत हाल है वो हम सबको मालूम है, और भारत जो है वो अपर रिपेरियन यानी ऊपर के इलाकों में होने की वजह से हमारा इस्तेहसाल करने की पोजीशन में है। जब चाहते हैं पानी रोक लेते हैं, डाइवर्ट करते हैं, किसी हद तक रोक लेते हैं, और जब चाहते हैं उसको छोड़ते हैं। अब मुझे ये बताइएगा वकार साहब, ऑलराइट वकार साहब, मुझे ये बताइएगा, वी आर अगेन इनटू अ डिबेट वेयर वी वांट भाषा डैम, वी वांट मोमन डैम एंड देन वी वांट कालाबाग डैम एज वेल। सिंध वाले परेशान हैं कि हमारा डेल्टा ऑलरेडी बढ़ता चला जा रहा है, व्हाट डू वी डू नाउ? अब ये बड़ा अहम सवाल है और ये बात लोगों को पता होनी चाहिए, मगर अब लोग इसका जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कालाबाग डैम अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद, और उसमें कुछ मसाइल भी हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला ये है कि उसके लिए आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए, जो कि शायद फ़िलहाल पाकिस्तान फाइनेंशियल दबाव के नीचे है, तो वो खासी मुश्किलात होंगी। मगर दूसरी जानिब एक अहम बात यह है कि कालाबाग डैम आपका रेन वाटर रिजर्वायर है, वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली फराहम कर सकता है वगैरह वगैरह। इस सब के बावजूद कालाबाग डैम अब पोलिटिसाइज हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सूबों के दरमियान अदम एतमाद है, यानी निचले ज़हरी इलाके के लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हमारा पानी रोका जा रहा है, इसी तरह, क्योंकि पानी सबकी ज़रूरत है और किसी दुश्मनी की बुनियाद पर तो नहीं, लेकिन इजाफी ज़रूरत की बुनियाद पर ये मुमकिन हो जाएगा, वो उनको ये लगता है कि सूबे उनका पानी रोक लें। सही। सो इस बाहिमी अदम एतमाद की फिजा को नेशनल डायलॉग के जरिए से हल करना होगा और एश्योरेंस देनी होगी कि नहीं, निचले इलाके के लोगों को पानी दस्तयाब रहेगा। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपका पॉइंट आया, थैंक यू। इंशाल्लाह आगे भी आपको हम मौका देते रहेंगे। तो जनाब, डैम्स ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन वो किस तरह के डैम्स, बड़े हों कि छोटे रिजर्वायर्स हों, और अगर छोटे रिजर्वायर्स पर जाते हैं तो फिर डैम्स का जो एक और इस्तेमाल है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन, वो कैसे होगी? ये बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ेर गौर भी हैं। कंसेंसस एंड जो वकार साहब भी बात कर रहे थे कि नेशनल डायलॉग, आर वी रेडी फॉर दैट? ये प्रॉब्लम है ना। एक्चुअली वी विल हैव टू गेट रेडी सो दैट एटलीस्ट वी हैव अ सॉल्यूशन इन हैंड। अगर आप डायलॉग के लिए रेडी नहीं है तो फिर हर साल फ्लड्स के लिए रेडी रहिए। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। इट्स द टाइम कि जब हम नाश्ता कर लें। इट्स द राइट टाइम इफ यू हैड वॉक्ड एंड एवरीथिंग, बट अभी हम सियासी नाश्ते की बात। हाँ, बेसिकली वो वाला नाश्ता तो आपको सुबह उठते ही कर लेना चाहिए, लेकिन क्या ही कीजिए कि पाकिस्तान में जो गर्मा गर्म धुआं उठाती खबरें हैं उसको आपके साथ शेयर ना करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, इसके बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूते नज़र आ रहे हैं। कल इसी वाले से अमेरिकी सरमाकारों की आला सतह का वफ़द जो है उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। बिल्कुल, और इस मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, वफाकी वज़रा बजाय तजारत और पेट्रोलियम भी मौजूद थे। और बात क्या हुई, FWO और USSM के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स के फ़रोग के लिए कल 2 तारीखी मुआहदे हुए हैं एंड इनिशियली $500 मिलियन की सरमायाकारी होगी, और साथ ही साथ जो हमारे पास यानी पाकिस्तान में सोने के और तांबे के ज़खायर हैं उसके हवाले से भी टीम को, वज़ीर आज़म को भी ब्रीफ किया गया। चलिए, ये तो एक चीज़, लेकिन एक और अहम मामला है सादिया, और वो है बोल न्यूज़ के सहाफ़ी तैयब बलोच। पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है। कल PTI की जानिब से आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद हुआ, जिसके बाद साफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनों से बचाया।
इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था कल, और अलीमा ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें उन्होंने बॉयकॉट भी किया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदाद से मुताल्लिक मलिका ख़ान जो अलीमा ख़ान है उनसे सवाल उठाया था और उनसे ये कहा था, जिसके बाद उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी गई और फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और सहाफ़ी बिरादरी ने इस पर भरपूर एहतजाज भी किया है और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। बट द फैक्ट इज़ कि जब आप सवालात उठाते हैं तो इस तरह का रवैया किसी भी तौर पर किसी के साथ भी, चाहे वो सहाफ़ी हो या नहीं हो, वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। मामलात दो हैं, पहले फ़र्स्ट को डील कर लेते हैं, विच वी डिड डिस्कस। कल एक अहम बैठक थी एंड वी डिड स्पीक अबाउट द मिनरल्स एंड एवरीथिंग। वी आर गोइंग फॉरवर्ड इनिशियली, और उस पर से बात करने से पहले हम एक फुटेज दिखा रहे हैं एहतशाम साहब अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये जो कल हुआ है हमारे सहाफ़ी के साथ, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आई मीन, आप किसी के से कोई सवाल करें और आपको वो सवाल पसंद ना आए और फिर आप धावा बोलते उस शख्स के खिलाफ तशद्दुद करना शुरू कर दें उसके ऊपर। इससे ज़्यादा आई थिंक इट्स द मोस्ट कंडेम्नेबल इशू। और जिस अंदाज से आपने देखा, पहले हमने कवरेज दी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे टेलीविजन चैनल अखबारात जो है ना उसमें खबरें आई हैं। देखिए, कई मानों में अगर आप मुझसे पूछें तो आज़ादी सहाफ़त पे ये हमला है कि जो लोग बात करना चाहते हैं, जब आपके दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो आप तशद्दुद पे आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट ऑन। एक तो ये बात है कि इनको आदत पड़ गई है पीटीआई के लोगों को, इनसे सवाल पूछें बजाय जवाब देने के, चाहे टेलीविजन पे बैठ रहे हैं उनके लीडर, और फिर जिस तरीके से प्लान करके तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से तैयब बलोच को मारा गया, फिर एक और काफी बीच में आए इजाज़ अहमद सीनियर है उनको भी मारा गया, कितने लोग बीच में थे। देखिए, सवाल ये है कि ऑन ब्लॉक ये सब ने कंडेम किया। उसके बाद आप देख लें पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अब सवाल तो ये है कि जो कहा जा रहा है, कल हमारी जो तंजीम है बड़ी PFUJ, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है जी, कल हमने इनसे कहा है कि आप बाकायदा माफ़ी मांगे लीमा बीबी को, अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो फिर अगला लाएमल तैयार करेंगे। तो मेरा ख्याल है बैल मुझे मार वाली बात है इनकी, ये पीटीआई के लोगों की, ये बर्दाश्त नहीं करते किसी चीज़ को। भाई आपसे सवाल पूछा गया है ना, आप जवाब तरीके से दे सकती हैं। कहीं जी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, या ये कि आपके फैक्ट ठीक नहीं है, सबूत लेके आए, कोई जवाब नहीं दिया। अपने बंदों को तैयार किया हुआ सामने बैठ के देख रही है, पिटाई हो रही है, और जब उनकी पिटाई हो गई, मारा गया, तो कहते हैं अच्छा इसको छोड़ दो। तो ये सारा प्लान था सादिया। ये मकसद उनका यही था कि जो हमसे सवाल पूछेगा, जो हमारी मर्जी के खिलाफ बात करेगा, हम उनके साथ यही सलूक करेंगे। एहतशाम साहब, बात यह है कि अगर किसी लीडर पे, किसी पॉलिटिशियन पे कुछ स्याही या अंडा फेंका जाता है, वो भी काबिल मजम्मत, लेकिन अगर कोई सवाल करे और उस सवाल के जवाब में आपके पास जवाब ना हो, लाते और मुक्के हों, तो ये अक्सर गलत है। आपको लगता है कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये जो परवरिश हुई है सियासी तौर पे लोगों की, ये उसका शाखसाना हम देख रहे हैं, जहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक, लेकिन जो आपने सवाल किया है वो गलत, और अगर वो गलत तो मैं बर्दाश्त करने के बजाय आपको ठिकाने लगाऊंगा। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बाज़ाब्ता परवरिश से ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल, ये एक दिन की बात नहीं है। जब आप इनकी एक बड़ी लीडर चंदाना गुलजार टीवी पे बैठ के कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसके बाद से मुझे बताया ना कौन सी तरबियत रह जाती है, कौन सा सियासी सलीका रह जाता है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आप सामने वाले की बात बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की रियासत बनाना चाहते हैं, किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं, कौन से आदाब जो है ना वो उनको जिसको कहना चाहिए प्रमोट करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तरीकाकार अब देख लें, सारी सियासी जमातें हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, ANP, सब जो है ना वो ये तरीकाकार किसी का भी नहीं है जो इन्होंने तरीकाकार पकड़ा हुआ है। शाम साहब, डू यू थिंक, एक तो ये कि जो भी पॉलिटिशियन है उसको अपनी बात कहने का हक है और इसी तरह से सहाफ़ी के पास भी सवाल कहने का हक है, लेकिन जब किसी पार्टी की परवरिश यूँ की जा रही होती है कि वो तशद्दुद से जवाब दे, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या कोई सहाफ़ी जाके उस पार्टी का या कोई सहाफ़ी तंजीम उस पार्टी का बॉयकॉट कर दे? क्या करे उसके साथ? आई मीन, ये तो पिछले 5-6 सालों से अब चलता आ रहा है कि सहाफ़ियों को मारा पीटा जाता है, उनके घरों में जाकर आप उन्हें मार लें, उनको रोड पर तशद्दुद का निशाना बना लें, आप उनकी फैमिलीज़ को ज़दोकोब कर लें। दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू स्टॉप देयर टंग्स फ्रॉम स्पीकिंग। तो फिर क्या करें पार्टियां, क्या हम लोग क्या करें सहाफ़ी पे? देखिए सादिया, सिंपल बात तो है, यू कांट स्टॉप देम। एक तो होता है ना कारकुन लेवल पे आप तशद्दुद करते हैं, करवाते हैं। कल आपने देखा उनके वकला नईम पंचोता, मुझे नाम लेते हुए शर्म आती, लगता है कि मैं गाली देने लगूँ, ऐसा पता नहीं कौन सी जात है उनकी जो आप पंचोता पुकारते हैं तो क्या मुझे निकलता है। अब सवाल ये है कि उन्होंने गालियां दी हैं फैसल,
गंदी गलीज गालियां दी हैं उस नईम ने। ये वही शख्स है जो हमारे टीवी पे आपने देखा था, इनका PCMLN के शख्स के साथ झगड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने इसकी पिटाई की थी। तो ये है कि ये चाहते ही हैं कि लड़ाई हो, फसाद हो। ये किसी तरक्की में बिलीव नहीं करते, किसी जमहूरियत में बिलीव नहीं करते। ये वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं जिसमें इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये ओवर द ये वाकई सही आप कह रहे हैं कि ये जो हमने फसल बोई है तो ये हम उसको काट रहे हैं। नतीजतन ये आज आपको देखना पड़ रहा है कि जहाँ पे भी सवाल किया जाता है उसको जवाब दिया जाता है गुस्से से, गाली से, और फिर उसके बाद पिटाई शुरू की जाती है, मारा जाता है। अच्छी बात है कि हुकूमत ने नोटिस लिया है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, मुकदमे बनेंगे। और मुकदमा तो इवन लीमा बीबी पे हुआ जिनके सामने सब कुछ हुआ, वो देख रही हैं, वो किसी को मना नहीं कर रही कि मत करेंगे। और वैसे भी मुझे फैसल बताएं, अगर आपका लीडर ये चाह ना रहा हो तो कोई किसी को हाथ लगा सकता है? किसको जरूरत हो सकती है कि साथियों के खिलाफ इस तरह की बात करें? तो बहुत ही कंडेमनेबल है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है PTI की अगर और क्या PTI और तो क्या जिसने पहल की है तैयब को सबसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाने में, क्या उसको सजा देगी PTI? क्या वो इतनी ट्रांसपेरेंट होगी कि वो ये कहेगी कि नहीं ये होना चाहिए था, और अगर जो हो गया है तो हम जरूर सजा देंगे जिस भी शख्स ने ऐसा किया है, बिकॉज हम हर तरह के वायलेंस को कंडेम करते हैं। सादिया, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द लीडरशिप। ये तो जिन्होंने कल देखा टीवी फुटेज सामने आ गई है, पुलिस वालों ने भी देख लिया है, ये सब अदारों ने भी देख लिया है, और अदलिया के पास भी सारी चीजें पहुंच गई हैं। लेकिन ना वो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर है, बड़ा अहम रिपोर्टर है, तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी पता चला है कि जजों ने इसका नोटिस लिया है। अच्छा। कि ये कोई बात नहीं है कि आप लेके आप साथियों को मारना शुरू कर दें इसलिए कि आपसे सवाल पूछा गया है। भाई लीमा खान जवाब दे ना, कि एक सवाल लोग भी पूछते हैं, इस पर लिखा भी गया है कि भाई आपने ये जो शौकत खानम का पैसा था, इस पैसे से आपने बाहर जायदादें बनाई हैं। आप कहो कि जी मुझे बताएं जायदाद की कोई कागजात हैं, कोई डिटेल्स हैं, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है। आप वो नहीं कहती हैं और आप तशद्दुद करवाना शुरू कर देती। तो मेरा ख्याल है दिस इज हाई टाइम के सीरियस नोटिस लिया जाए इन बातों का। एहतशाम साहब, ये PTI के अपने लिए भी बहुत बुरा है। आप सहाफियों के साथ ये रवैया रखकर, जहाँ सियासत है वहाँ सहाफी है, आप ये उनके साथ रवैया कैसे रख सकते हैं? सादिया, उन्हें तो इस बात की परवाह नहीं है, उन्हें छोड़ दें कि उनके लिए क्या मसला है। वो तो बिलीव ही नहीं करते ना, वो फेयर प्ले में बिलीव ही नहीं करते। तो नतीजतन जब आपका आर्गूमेंट खत्म होता है तो आप तशद्दुद और गाली पे उतर आते। ये उन्होंने किया है। लेकिन ये सही कह रही हैं आप कि कल जितनी रुसवाई हुई है, अब मेरा ख्याल है जिस तरीके से यूट्यूबर छोटे से लेके बड़े ने कंडेम किया, इवन वो जो लोग हुकूमत के खिलाफ भी हैं उन्होंने भी कहा कि जी दिस इज नॉट ऑन, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा एहतशाम साहब, मैं बड़े मसाइल वाली बात है। मैं जरूर तैयब से फिर आपकी बात हुई है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हाउ इज़ ही, ज़्यादा चोटें तो नहीं आई हैं उनको, और वो क्या कहते हैं, क्या हुआ वहाँ पे उनके साथ? एक तो ऑलरेडी वी आर सीइंग इन द फुटेज ना, बट फ्रॉम हिज ओन माउथ वो तो कहता है कि इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। वो कहते हैं मुझे बिल्कुल इसका नहीं पता था, थोड़ा सा अंदाजा था कि इनका तरीका वारदात क्या है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक प्लान करके आएंगे। और देखें सोशल मीडिया पे बाकायदा तैयारी की गई और कहा गया कि जी एक वो आएगा गंदा सा नाम लेके तैयब के बारे में, आज उसकी खैर नहीं है। इसके बावजूद वो कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि भाई जब पार्टी के लीडर मौजूद होंगे तो कम से कम ये हरकत नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से फैसल टोटल एनकरेज किया गया पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, उनके वकला ने ना सिर्फ हिस्सा डाला मारपीट में, गालियां दी, और ये सारे वाकयात तो ओपनली सब लोगों ने देखे। तो मेरा ख्याल है ये जब तक अब ये माफी नहीं आती PTI की तरफ से, तो मैं इनका मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का लोग बाइकआउट ही करेंगे। जी ऑल राइट, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। ये हमारी जो सियासी रवैये हैं ये नए नहीं हैं सहाफ़ियों के लिए, ये बहुत पहले इसी तरीके की चीज़ें हैं, और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए द लाइफ हैज़न्ट बीन वेरी इजी। चाहे वो दहशत, हम हमेशा ये कहते हैं ना सादिया के फ्रंट लाइन पुलिस है अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल, सहाफ़ी भी उस फ्रंट लाइन पहली सफ़ों में शामिल होते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसको रिपोर्ट कर होते हैं। राइट फ्रॉम टेररिज्म टू रिपोर्टिंग सच केसेस। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ होती है, मोहतरमा की शहादत हुई सबसे पहले सहाफ़ी, यहाँ कारसाज में धमाका हुआ सबसे पहले सहाफ़ी, कोई भी ऐसी चीज़ होती है। मोहतरमा की शहादत के वाक़ये में तो कई सहाफ़ी, आपको पता है हमें यकीन भी नहीं था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, या शहीद हो गए। वी वर सो स्कैर्ड ऑफ देम एज वेल कि उनकी जिंदगी है या नहीं है। तो सहाफ़ी आज तक भी अपनी जानें दे रहे हैं। बट एहतशाम राइट फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज टू कराची सहाफ़ी फ्रंट लाइन पे होता है, और जब इस तरह की हरकतें होती हैं
तो बाकी दुनिया अगर ये कहती है कि पाकिस्तान साफियों के लिए ख़तरनाक ममालिक में से है तो वो गलत नहीं कहती हैं। एंड एहतशाम साहब इस कॉन्वर्सेशन में थोड़े से जज्बाती भी हो गए थे, तो वी कंटेम दैट लिटिल पार्ट दैट ही डिड मेंशन जो उनकी जानिब से कहा गया है। वेल, आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। एक तो पहली चीज़ ये कि वी विल बी हियर इन द मॉर्निंग एंड वी विल बी हियर इन द नाइट बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर समथिंग दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुनाइट, और वो है एशिया कप, जिसमें होंगी 8 टीमें, बहुत सारे मुकाबले। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान, हाउ डू दे डू, बट बिफोर दैट हाउ अबाउट हम आपको दिखाएं अपना टीजर कि आज रात 11 बजे क्या होने जा रहा है। प्लीज प्ले इट ऑन, देयर यू गो। तो जनाब ये सारी सिचुएशन अब हमारे सामने है और बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन से आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब तो आपका हमारा साथ है ही 28 सितंबर तक जनाब आली। सो फवाद भाई, एक्साइटेड फॉर द टूर्नामेंट, ख़ास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम को हरा के फाइनल और वो जो है आ रहा है। सो द मोमेंटम इज विद पाकिस्तान, बट इट्स सिर्फ अफगानिस्तान नहीं होगी उस टूर्नामेंट में। वी हैव टू डील विद बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ऑब्वियसली इंडिया। सो कितने एक्साइटेड हैं आप फॉर द टूर्नामेंट? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये मुझे बड़ी अफसोस इस बात पे हुई कि ये कहा गया कि जी अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। अच्छा, सवाल सिर्फ ये है कि क्या 1, 2, 3 मतलब ऐसे इतने मैचेस जीत के आप किसी भी टीम को अपने खित्ते की नंबर 2 टीम कह सकते हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन उसके बाद बांग्लादेश, भाई एक हिस्ट्री है ना। सो हम भी ज्यादती कर रहे होते हैं इस तरह से ये बातें करके। सेकंड बेस्ट टीम कैसे हो सकती है? तो ये जो एक चीज शुरू हुई, मुझे इस चीज का भी बड़ा अफसोस हुआ। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हम शायद अपनी खुशियाँ और अपना अगर अच्छा भी हो रहा होता है उस पर मुझे लगता है दूसरों से ज़्यादा हम उदास होने लग गए हैं। क्योंकि बस अफसोस सिर्फ इस बात पे है क्योंकि जो नेगेटिविटी है या जो हार है वो ज़्यादा बिकती है। तो मैं तो शायद इतना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव वीडियोस के हवाले से, बट जो लोग हैं वो उनका रिएक्शन वो उतना खुशी का नहीं आता जितने जज्बात उनके उभरते हैं कि जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान बुरा करता है। मैं हम तीनों जो है, मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की हार को मैं अपनी हार की तरह ही लेता हूँ, उसको सोचते हुए तनकीद करता हूँ। ये जीत जो है वो भी मेरी जीत है। तो ये ना एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक पहलू है जिस पर जरूर लोगों को शुभ बोलते अच्छी बातें करते हैं। फवाद भाई, सिंस द टूर्नामेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मुझे ये बताएं, सही है, वी अंडरस्टैंड, हमने एनालाइज कर लिया है कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, हमारे कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। ज़रा मुझे बताएं हाउ फार आप पाकिस्तानी टीम को देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में कि यहाँ तक तो जाने ही जाना है? क्योंकि आकाश चोपड़ा टाइप लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान तो पहले ही बाहर हो जाएगा। अच्छा नहीं, देखें पाकिस्तान जिस कॉन्फिडेंस के साथ गया है ना, देखिए ये जो 3 नेशन सीरीज जिसे आप कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे था मीडिया का ओवरऑल। जैसे ये सवाल थे कि जी नंबर 2 टीम है अफगानिस्तान, और आपसे जो कमजोर टीमें हैं ना उनके अगेंस्ट इस किस्म की कंडीशंस में जो बहुत ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, बैटर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, उसको जीतना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि आप एक तो अपने से अगर बेहतर टीम से हारते हैं तो उतना प्रेशर नहीं होता, यहाँ आप हारते हैं और साथ साथ आप जो टॉप आपके नाम हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उनको टीम से ड्रॉप करके जा रहे हैं, तो उस प्रेशर फर्दर बढ़ जाता है। तो आप उसके साथ जा रहे हैं, साथ साथ आपका कॉम्बिनेशन, आपको अंदाजा हो गया है किसको कब खिलाना है, किसको कब बिठाना है। तो बहुत बेहतर तैयारी है। और आपको याद होगा हमने जब 27 अगस्त को शो किया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे लगता है कि ये टीम एशिया 3 नेशन सीरीज भी जीत सकती है और एशिया कप भी जीत सकती है। आई बिलीव कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है और हराना चाहिए जिस फॉर्म में है। और आप ये भी सोचेंगे, 1 हफ्ते पहले से कैंप लगा तो तैयारी काफी अच्छी की है। अब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट आई एम होपफुल कि इस बार पाकिस्तान को एशिया कप जीतना चाहिए। सर जरा मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। मैं भी कह रही हूं, वी ऑल वाउच्ड फॉर साहबजादा फरहान अभी जो PSL की अपना ट्रांसमिशन की, और हमने बड़ा उछल छल के कहा यार लो उसको टीम में, लो उसको टीम में, और फिर ले लिया उनको टीम में। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अच्छा किया, बट हैपेंड विद साहबजादा फरहान। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि यही सारे मैचेस बने एशिया कप के। सो क्या हुआ है उनको? क्या अब ये बातें होने लगी हैं कि यार ठीक है PSL खेल लो, आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर शायद आप नहीं हो? इज इट ट्रू? देखिए, एक तो मैचेस शारजा में नहीं होने,
पहला सवाल तो ये कंडीशन मुख्तलिफ होंगी। दूसरा ये है जो साहबजादा फरहान नहीं बहुत से लोगों के साथ आता है, T20 में, टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में जो कंसिस्टेंसी है ना, उस पर मुख्तलिफ सोच के साथ जाया जाता है। तो T20 में आपने 150-170 का स्ट्राइक रेट रखना होता है, तो बहुत ही कोई लिमिटेड कोई कुछ ही नाम आपको मिलेंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो। इसमें तो आपने मतलब शॉट्स खेलने ही खेलने हैं। तो हाँ, थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, बट आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते कि जैसे बाबर या रिजवान कर रहे होते थे। उसकी वजह ये थी कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो इतना ज्यादा नहीं होता था जितना बाकियों का होता है। तो इसीलिए मैं T20 क्रिकेट को अपनी नजर में को बहुत हाईली रेट भी नहीं करता, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट के एंगल से खेला जाता है, बट कंसिस्टेंसी जो है वो एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट जो है टेस्ट क्रिकेट या वनडे, उसमें इतनी नहीं होती। बट उम्मीद है वो बेहतर होंगे। कुछ कंडीशंस में खिलाड़ियों को मुश्किल होती है जिसका उन्हें आगे तैयारी करनी चाहिए। इससे कतई ताल्लुक नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर उन्होंने पिछली सीरीज में किया था। उम्मीद है कि वो एशिया कप में और बेहतर करेंगे। कॉन्फिडेंस देना होता है, जो मेरे ख्याल से उनकी मैनेजमेंट दे रही है सारे प्लेयर्स को। फवाद भाई, मुझे ये बताएं कि व्हेन, ठीक है हम शारजा में नहीं हैं, दुबई कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हम बात करें, बट टेल मी कि जब हम कंडीशंस की बात करते हैं, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग एंड हु डू यू थिंक पाकिस्तान में इन कंडीशंस में इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर फ्रॉम आवर टीम? देखिए, कंडीशंस इससे थोड़ी सी बेहतर होंगी। जितना इतना गज गज स्पिन हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, वो तो नहीं होगा। बॉल थोड़ा सा जरूर फंस के आएगा। जितना पाकिस्तान में आपको विकेट्स देखे थे फैसलाबाद में जो T20 टूर्नामेंट हुआ था, सीरीज भी हुई थी बांग्लादेश की, उतना शायद ना मिले, लेकिन अबू धाबी, दुबई में, शारजा से बहुत बेहतर हालात होंगे। तो वो 180 से 170, 180 आपको नजर आएंगे। और उस पे आपके पास बॉलिंग भी है, अब आपने स्पिनर्स भी देख लिए, फास्ट बॉलर्स भी देख लिए, तो उम्मीद ये है कि आप बेहतर डिलीवर करेंगे। अच्छा, मैं आपसे फवाद भाई, आई वुड लव टू टॉक अबाउट द बॉलिंग लाइन, लेकिन उससे पहले आपने बात की साहबजादा फरहान पे टीम मैनेजमेंट एतमाद दिखा रही है। बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। हारिस पे भी एतमाद दिखाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद हारिस। आई मीन, अगर एक प्लेयर को अपनी कैप का है ही नहीं पास, उनको अपॉर्चुनिटी का है ही नहीं अंदाज़ा, सो क्या करें फिर मोहम्मद हारिस का? ही कम्स ही गोज़। ओ भाई, पिछले उनके 5 मैचेस निकाल के देख लें, क्या इनके स्कोर्स हैं आपके सामने। और ये अगेन, ये आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल रहे। आपने पिछले 10 मैचेस जो खेले हैं, आपने UAE को खेला है, आपने बांग्लादेश को खेला है, आपने अफगानिस्तान को खेला है। इफ़ यू डोंट ट्रीट मिनोज लाइक मिनोज, तो जायंट आपको किल करेंगे। क्या करें फिर हारिस का? देखिए फैसल, मेरे ख्याल से 3 नेशन सीरीज होगी, एशिया कप तक जरूर देखा जाएगा। अब जब टीम में है तो ऑब्वियसली अब आपने सपोर्ट तो करना है। अब आप इस तरह से एक एक लड़के को निकाल के दूसरे को नहीं ले आते जब आपने टीम अनाउंस की होती है। ये भी एक बड़ा प्रोफेशनल तरीका होता है जो हमारे यहाँ होता रहा है कि जी इवेंट से पहले आपने किसी को चेंज कर दिया। अब जब आपने खिलाया है तो आपने उसे ट्रस्ट देना है, खिलाना है। इसके बाद सीरीज खत्म होगी, आपने और ऑप्शंस की तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि जब आपने खिलाया है तो फिर अब आप उसको खिलाएं, उसको कॉन्फिडेंस, और अगर नहीं होता तो फिर आपके पास और ऑप्शंस हैं और आप उन्हें फवाद भाई, हमारी बॉलिंग का क्या देखें कर रहे हैं हम, लाइक एज फार एज आवर स्पिनिंग इज कंसर्न, और फिर हमारे पेसर्स भी? देखिए, स्पिनिंग में आप देखें ना, पहले हम सिर्फ अबरार की बात करते थे। सुफियान ने जिस तरह से गेंदें की हैं, वो आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया। नवाज जिस फॉर्म में है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, साथ साथ साइम का आपको एक But the problem with Nawaz is he gets shaky against the big teams. Like we've seen him shivering in front of India and all. इतने इस तरह से परफॉर्म करके तो मुझे नहीं लगता जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो एशिया कप में जा रहे हैं कोई ऐसा वो हो। बट हाँ, एक आध इंसिडेंट या एक आध मैच ऐसा हुआ है कि जिसमें वो घबरा गए थे या जो भी था। जो हमें आप इंडिया के मैच की बात करें, मुझे भी याद है, वो हो जाता है आपकी जिंदगी में। लेकिन उम्मीद यही है कि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। इसी तरह फास्ट बॉलर्स का भी शाहीन अच्छी बॉल कर रहे हैं। हारिस को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है और देखना है कि हारिस के साथ जाना है और ऑप्शन भी मौजूद हैं। लेट्स सी क्या होता है। बट आई एम होपफुल कि इस बार एशिया कप में अच्छी खबरें मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को ये इवेंट जीतना चाहिए। साइम की आपने बात की, वसीम अकरम इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम एज अ बॉलर।
कि जी आप चलें, आप आगे पीछे लगा लें किसी के एज अ सपोर्ट, लेकिन आपको भी लगता है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है साइम अयूब पे, या फिर ठीक है इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए? सर T20 क्रिकेट में अगर आपके पास एक बॉलिंग में ऑप्शन आ गए तो हमारी सोच एकदम से हो जाती है यार बॉलिंग शुरू करवा दी, बैटिंग खराब हो गई। भाई क्यों खराब होगी? आप सुबह भी काम कर रहे हैं, शाम में भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों बेहतरीन कर रहे होते हैं। तो मेरा तो ये नहीं समझ आता कि जी फैसल और साथी सुबह वाले शो भी बहुत अच्छा करते हैं और शाम का भी शो अच्छा करते हैं। अगर सुबह का करते हैं शाम का तो कैसे खराब होगा? तो दोनों आपको करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, और ये अच्छी चीज है। उसका कतई ये नहीं है कि आप ये कहते हैं ये कर रहा है तो ये खराब हो गया है। तो अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसको बेहतर किया जाए और एक चीज और अच्छी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो कोई इतनी वो नहीं है। मैं देखिए T20 क्रिकेट मैंने आपसे पहले भी कहा था फैसल कि मैं इसको बड़ा इस तरह से लेता हूँ कि एंटरटेनमेंट के तौर पे हैं, और अगर आपके सही मायने में क्रिकेट के ट्रायल होते हैं तो वो क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में पता चलता है, और जो ग्रेट माने जाते हैं वो टेस्ट क्रिकेट के ही माने जाते हैं। तो उसको उसी लाइट हमें समझ ही नहीं आया कि आप क्रिटिकल हो रहे हैं या आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, बट इफ इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा कर रहे होते हैं। मैं तो जितनी तारीफ करें कम है। तो मैं साइम को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप दोनों जैसा बने क्रिकेट में। अरे भाई बहुत हैवी हो गया फवाद भाई, ये बहुत हैवी हो गया। ये आज़म को थोड़ा सा सीरियसली ऑनेस्टली आप दोनों बहुत जबरदस्त काम करते हैं, सुबह भी शाम भी। थैंक यू सो मच, वी आर सो हम्बल। फवाद भाई ये बताएं कि अब ठीक है जी, बड़ी टीमें हमें पता है कौन सी है और हम वरिड हैं उनके बारे में। छोटी टीमें जब बड़े इवेंट्स में आती हैं दे आर अ बिग सरप्राइज। यस, सो अब क्या कर रहे हैं हम उनके लिए? देखिए हमारी इस तारीख में खूबसूरती ये रही है कि हमने छोटी टीमों के मैच को भी इंटरेस्टिंग बनाया है। तो उम्मीद ये है कि इस बार हम मैचेस को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे और आसानी से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच फवाद भाई, अगले 12 घंटे के लिए बहुत शुक्रिया। होती है मुलाकात रात 11 बजे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एशिया कप हो रहा है शुरू। पहला मैच जो है इट्स अफगानिस्तान का, आज मैच है गलबा ओमान से, बट असल जो गेम शुरू होगी वो कल से, लेकिन आज से हमारी गेम शुरू होगी रात 11:03 पे। डोंट फॉरगेट टू वॉच। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।